यार देखो, आपने ना नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ वीडियो से, तकरीबन 10-12 वीडियो से मैंने एक भी ऐसी ब्रूटल मिस्ट्री वाली, ब्रूटल मर्डर वाली या फिर कोई सीरियल किलर की स्टोरी कवर नहीं करी। ये पिछली जो वीडियोस जितनी भी आई हैं, ये कुछ रिसेंट वाली वीडियोस, ये सारी वो वीडियोस थी जिनको मैं स्ट्रेंज कैटेगरी में शामिल करता हूँ। मुझे मन से ही ऐसी कुछ अपनी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कि इनके अंदर मुझे डालना है। मतलब इनके अंदर आपको ट्विस्ट तो मिला होगा, लेकिन कोई भी ब्रूटल चीज़ जो मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में आती हो वैसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आज वाली वीडियो वो बिल्कुल भी मैच्योर ऑडियंस के लिए नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि विकी ये क्या बवाल सुना दिया तूने। एब्सोल्युटली प्योर धीमी आंच पर पका हुआ भाऊजी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं इतनी वीडियोस में इतने सालों से भाऊजी भाऊजी करता आ रहा हूँ ना, आपको असल डेफिनेशन पता चलेगी कि भाऊजी क्या होता है। नो मैटर आप इस वीडियो को कितना भी फेक क्यों ना समझें, जब आप सुनेंगे इसकी डिटेल्स तो आप कहेंगे कि नहीं यार ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। बट रिमेंबर, ये सब कुछ सच था। इसको बिलीव करने के लिए इसका सबूत मैं पहले ही आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ, तो आप भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था अब की बार 20,000, शर्म कर लो थोड़ा सा। नहीं मतलब कि दिक्कत कहाँ आ रही है, हम बैठकर बात कर लेते हैं। समस्या क्या है आपको लाइक बटन दबाने में? दबा दीजिए। अगर आज आपको इस वीडियो के अंदर स्टोरी को सुनकर मज़ा ना आए ना, तो बेशक इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। दूसरा, मज़ा आए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। कमेंट्स में पिक में लिखते और अपने सवाल नीचे कंटिन्यू लिखते रहें। आज भी मैं 5 सवाल पिक करने वाला हूँ। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अमेजिंग और फनी स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के बॉस्टन मैसाचुसेट्स के मॉल्डन टाउन में जाना पड़ेगा। और टाइम था 1748, यानी कि 1748 साल का। इस टाइम की ठंड में यहाँ इस छोटे से टाउन मॉल्डन के अंदर टिमोथी डेक्स्टर नाम के एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। बट टिमोथी का जन्म कुछ ऐसे खास रिच परिवार के अंदर नहीं हुआ था, बहुत ही नॉर्मल सा मिडिल क्लास सा परिवार। वो अपने फार्म के अंदर अपनी खेती बाड़ी करके कुछ छोटे मोटे पशु वगैरह पालकर इस छोटे से टाउन में अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे टिमोथी की फैमिली। लेकिन जैसे ही टिमोथी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तकरीबन 3-4 साल की उम्र ही, उस टाइम पर सोच कर देखिए बच्चे की क्या ही समझ होती है, वो क्या ही खुद की केयर कर पाता होगा, क्या ही वो अपना फ्यूचर प्लान कर रहा होगा। बट यहाँ टिमोथी, इसको अपने फ्यूचर को लेकर चिंता होने लगी थी कि आगे उसको क्या करना है। वो अपने परिवार के हालातों को समझ चुका था कि कैसे उसके परिवार छोटी मोटी दिहाड़ी करके आसपास के खेतों में थोड़ी मोटी खेती करके किसी और के खेत किराए पर ले लिए, उसमें खेती कर ली, या फिर कुछ पशु पाल लिए, उनका दूध वगैरह बेच दिया। ये सब जुगाड़ करके अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। एंड इनफैक्ट 4 साल की उम्र से ही टिमोथी ने खुद को निखारना शुरू कर दिया। बेशक उसके माँ बाप ने जैसे तैसे थोड़ा मोटा कर्जा उठाकर उसको स्कूल में भी भर्ती करवाया, उसकी क्लास ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसका पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। वो बार बार अपने माता पिता को कहता कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छा खासा पैसा कमाना है। लेकिन माँ बाप उसकी इस बात के ऊपर अड़े हुए थे कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, हम तुम्हारे ऊपर बहुत मेहनत से पैसा कमा कर लगा रहे हैं, इस पैसे को ऐसे वेस्ट मत करो, पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर अपनी कोई नौकरी वगैरह कर लेना, तुम अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। बट माता पिता की ये बातें टिमोथी ने कुछ दिनों तक तो सुनी, इनफैक्ट कुछ सालों तक सुनी। अब टिमोथी 2nd क्लास में आ चुका था, उसकी उम्र तकरीबन 8 साल की अब होने वाली थी। लेकिन 2nd क्लास के बीच में ही टिमोथी ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि बस बहुत हुआ, अब ना तो मैं अपने माता पिता को समझाऊंगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और ना मैं किसी और की सुनने वाला, मुझे ये स्कूल यहीं पर ड्रॉप करना होगा। एंड इनफैक्ट एक 2nd क्लास के बच्चे ने अपने फ्यूचर से रिलेटेड पूरा रिस्क लिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर रखी। एंड उस 2nd क्लास में ही अपना स्कूल छोड़ दिया एंड वापस घर पर आकर बैठ चुका था। माता पिता उसको सामने बैठाकर पूछ रहे हैं कि हाँ भाई बता, स्कूल तो तूने छोड़ दिया, आगे क्या प्लान है? उसने कहा कि मैं भी आसपास के फार्म में आपके साथ काम कर लूँगा। तब टिमोथी माता पिता के साथ डेली आसपास के छोटे मोटे जो पशुपालनों के फार्म थे वहाँ पर उस टाउन में, वहाँ जाने लगा, उनके साथ दिहाड़ी करने लगा। बेशक उसको कुछ खास तो नहीं मिलता, बट इस मॉल्डन टाउन में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेदर फैक्ट्री, जहाँ इसी टाउन के पशु वो फैक्ट्री वाला ओनर खरीदता एंड उन्हीं पशुओं को काटकर उनसे लेदर वगैरह बनाता। अब सिंपली टिमोथी को दिख रहा था कि यहाँ से पैसा ज़्यादा नहीं बन रहा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट उस फैक्ट्री के अंदर भर्ती हो जाऊँ। उसकी उम्र नहीं थी बेशक अभी इतनी, लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री के मालिक के पास गया और उसने अपना इंटरव्यू भी दिया कि मुझे यहाँ कोई भी काम, छोटा मोटा काम रख लो, मुझे बस ये काम सीखना है। तब उस
फैक्ट्री के मालिक को भी दया आ गई कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आ जा तू अपना भर्ती हो जाए इस काम के अंदर आकर। अब बस आप सोच कर देखिए, इस लड़के ने 9 सालों से भी कम की उम्र में उस लेदर फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया था एंड उसने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया जितना पूरा परिवार उसका मिलकर नहीं कमा रहा था। 19 सालों तक, यानी कि 19 साल की उम्र तक वो यहाँ रहा एंड तब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भी बस उसके साथ धक्का पेली हो रही है, ये बस उसका गुजारा तो अच्छे से चला रही है नौकरी, बट उसको मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, उसको अमीर बनना है और वो ऐसे तो अमीर कभी नहीं बन पाएगा। अब उसने इस लेदर फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए इस फैक्ट्री के अंदर सूट बनाने सीखे थे, लेदर के सूट जो कि उस टाइम पर बड़े बड़े रिच लोग पहना करते थे। एंड तब उसने अपने लिए खुद एक बहुत ही महंगा सा एंड बहुत ही प्रीमियम लुकिंग एक लेदर का सूट बनाया एंड उस सूट को लेकर वो इधर उधर घूमने लगा ताकि वो इसको बेचकर अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सके। एंड इनक्रेडिबली उसका ये सूट इसी मॉडर्न टाउन के अंदर एक अच्छे खासे अमीर व्यक्ति ने खरीद लिया। बेशक उससे उसको ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसके पास किराया आ चुका था। जी हाँ, ये किराया उसको इस टाउन से बाहर निकाल कर किसी और दूसरे शहर में जाने के लिए काफी था। और वो इस मॉडर्न टाउन से निकला अपना सारा झोला झपटा पैक करके और वो सीधा झोला लेकर पहुंचा मैसाचुसेट्स के ही एक दूसरे टाउन जिसको आज हम न्यूबेरी पॉर्ट के नाम से जानते हैं। इस न्यूबेरी शहर में पहुंचा। इसको उम्मीद थी कि ये जो न्यूबेरी शहर है ना, ये नया नया बसना शुरू हुआ है, इसके अंदर इकोनॉमी का बूम आएगा, इसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आएगी, बड़े बड़े बिजनेसेस आएंगे और उनके अंदर वो हाथ पैर मारकर कहीं ना कहीं से मोटा पैसा कमा सकता है। तब उसने इस नए शहर में रहते हुए बहुत मेहनत करनी शुरू करी। पूरा पूरा दिन वो लोगों के पास छोटे मोटे काम करता रहता, उसके बदले उसको पैसे भी मिल रहे थे, उसका गुजारा तो चल रहा था, लेकिन उसको पता था कि वो ऐसे अमीर नहीं बन सकता। अब आपको क्या लगता है कि कोई बंदा कैसे अमीर बन सकता है? मेहनत करके? पढ़ाई लिखाई करके? इस बंदे के अकॉर्डिंग, मैं वैसे नहीं कह रहा जनरली, इस बंदे के अकॉर्डिंग मेहनत करके, पढ़ाई करके ना, या फिर कुछ अपना दिमाग लगाकर? नहीं, या फिर कुछ अलग नया डिजाइन करके? नहीं। इसको चाहिए थी कि कोई बड़ी सारी रिच वुमेन आए, कोई लड़की आए, कोई महिला आए एंड वो उससे शादी कर ले। एंड इनक्रेडिबली इसको वो एक महिला मिल भी गई जो कि काफी ज्यादा एज्ड थी, से तकरीबन 55-60 साल के आसपास की, जिसका नाम था एलिजाबेथ फ्रोथिंगम। एंड ये एलिजाबेथ अपने टाइम की बहुत बहुत अमीर महिला एंड रिसेंटली ही इसके पति का देहांत हो चुका था, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी। अपने इतने बड़े घर के अंदर रहते हुए एलिजाबेथ ये सोचती रहती कि अगर उसके पास भी एक लाइफ पार्टनर आगे हो तो उसका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा। एंड इवेंचुअली इस एलिजाबेथ को एक दुकान के ऊपर काम करते हुए ये टिमोथी दिखा एंड इस महिला ने इस टिमोथी को अप्रोच किया। टिमोथी के अंदर पेट में लिटरली लड्डू फूट रहे थे कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे अमीर बनना है। एंड इवेंचुअली इन दोनों ने शादी भी कर ली एंड ओवरनाइट यहां आने के कुछ ही दिनों बाद ये टिमोथी बहुत बहुत अमीर आदमी बन चुका था अपने शहर का। अब आपको क्या लग रहा है, इसने सबसे पहले जाते ही इस घर के अंदर, ये जो बड़े सारे मेंशन के अंदर जिसके अंदर वो महिला रहा करती थी, इसके अंदर शिफ्ट होते ही इसने सबसे पहले क्या किया होगा? नहीं, इसने कोई बिजनेस वगैरह नहीं खोला। इसने सबसे पहले जाते ही अपना नाम चेंज किया। जहां लोग इसको टिमोथी डेक्स्टर के नाम से पहचान रहे थे, आसपास का भी जो इलाका था वो बहुत अमीर लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि जिस इलाके में वो घर था यहाँ पर ये एलिजाबेथ बहुत ही एक पॉश इलाके में रहा करती थी। एंड इस इलाके में शिफ्ट होते ही टिमोथी डेक्स्टर, उसने सबसे पहले अपना नाम बदला। उसने अपना नाम टिमोथी डेक्स्टर से बदल कर लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर रख लिया। मतलब कि वो बात सही है कि गरीब आदमी अपनी हरकतों से गरीब हो। आई एम सॉरी। सो यहाँ इसने शिफ्ट होते ही सबसे पहले अपना नाम बदला। अब ये था लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर। एंड इवन ये अपनी 19-20 सालों की उम्र में बस यही सोचता आया था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन अब इसके पास पैसा आ चुका था तो इसको समझ नहीं आ रहा कि वो इस पैसों का करे क्या, क्योंकि जो इसकी पत्नी थी एलिजाबेथ फ्रोथिंगम, उसकी सारी संपत्ति के ऊपर नो डाउटली इसका अब कब्जा हो चुका था, इसका हक भी था। उसने सोचा कि ये बात अगर मैं अपनी पत्नी से डिस्कस करूंगा तो वो मुझे बेवकूफ समझेगी कि अगर तुझे पैसे ही कमाने नहीं आते तो ये तू इतना सब कुछ तामझाम कैसे संभालेगा, इतनी संपत्ति कैसे संभालेगा। तब उसने आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं अपने आसपास के इलाके में घूम कर देखूं कि और ये जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, मगरमच्छ जैसे, ये मेरे आसपास जो रहते हैं ये क्या करते हैं। तब इसने आसपास घूमना शुरू किया, सभी लोगों से जा जाकर पूछा कि हाँ जी बाबूजी आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। एंड सभी अपना अपना बिजनेस बताते एंड साथ में कहते कि वो पॉलिटिकल भी एक्टिव हैं। तब इसने नोटिस किया कि सभी लोग बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिव हैं, तो मुझे भी पॉलिटिक्स के अंदर पैर रखना चाहिए।
इवेंचुअली इसने हर एक पार्टी जो उस टाइम पर वहां पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव थी अमेरिका में, हर एक पार्टी के अंदर अपना मेल भेजना शुरू कर दिया, लिख लिख कर वो पत्र भेजता कि मुझे अपनी, अगर आप पार्टी में शामिल करोगे, कोई पोजीशन दोगे तो मैं तुमको फंडिंग वगैरह दूंगा, चंदा दूंगा। बट कोई भी पार्टी जब इसके बैकग्राउंड को देखती कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है, तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता इसके ऊपर मना कर देते कि नहीं यार, ये दूसरी क्लास का ड्रॉप आउट है, ये ना तो सही से लिख पाएगा ना बोल पाएगा, इवन कि कोई अगर इसको क्रिटिकल पोजीशन दे भी दी गई तो यहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले पाएगा सही से, इसलिए इसको हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकते। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब सभी पार्टीज ने उसको मना कर दिया तो लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफीटेड महसूस करने लगा। उसको लगने लगा कि इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तब उसने बजाय पार्टियों के, उसने यहाँ लोकल लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, इनको लेटर लिखना शुरू कर दिया कि आप सभी लोग मेरे लिए एक पेटिशन डालो कि वो लोग मुझे पॉलिटिकल कोई दर्जा दें ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊं, आसपास के लोगों की सेवा कर पाऊं, क्योंकि सभी का अपना अपना एक ओहदा था। लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया। इसने बार बार सबको लेटर लिखे, सबको, हर किसी को कहा, लिटरली कोई भी रास्ते में राह चलता हो उसका भी गर्दन पकड़ के कह देगा कि मुझे पॉलिटिकल एक्टिव बनाओ। इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे आसपास के रहने वाले लोग कि उन लोगों ने आसपास के दूसरे शहरों से कई सारे एक्सपर्ट्स बुलाए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कि आखिर इस लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर का किया क्या जाए। एंड जब उन एक्सपर्ट्स ने आकर इसके लेटर्स को पढ़ा तो वो भी अपना माथा पकड़कर बैठ चुके थे कि पहले ये बताओ इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के ड्रॉप आउट को इंग्लिश लिखनी नहीं आती। उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विदेशी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ हो। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। ये है थोड़ा सा सन की टाइप आदमी, ये पीछे पड़ा रहेगा, बेशक इसके पास पैसा तो आ चुका है लेकिन अकल नहीं आई, तो इसलिए क्यों ना हम इसको एक गलत पॉलिटिकल टाइटल दे देते हैं, इसको एक गलत जिम्मेदारी सी दे देते हैं, मतलब जो है ही नहीं वो दे देते हैं, ताकि इसका मन भी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को कुछ ना कुछ पॉलिटिकल टाइटल दे दिया। एंड दूसरा, इसकी बेइज्जती भी होगी। जब लोगों को पता लगेगा कि इसको ये बनाया गया है, तब दूसरे लोग तो समझदार है, उनको तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कभी, फिर इसके लोग बेइज्जती करेंगे। एंड ये बात सोचकर लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर को इस शहर के अधिकारियों ने मिलकर, सभी ने मिलकर माला पहनाई और इसको बनाया गया द इन्फॉर्मर ऑफ डियर एक्टिविटीज। ये असल में एक जिम्मेदारी थी जो अब टिमोथी डेक्स्टर को निभानी थी कि पूरे शहर में, इस पूरे न्यूबेरी पॉर्ट के अंदर घूम घूम कर उसको जो भी हिरन दिखे उनके एक्टिविटीज़ को नोट करना है। कहाँ पर कितने हिरन हैं, कहाँ वो अभी उनका जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, उनके बारे में उसको सारी चीज़ें नोट करनी थी एंड अपने अधिकारियों को सौंपनी थी। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये टिमोथी डेक्स्टर रोज सुबह उठकर पूरे शहर में घूमता, अपनी एक नोटबुक लेकर, एक पेन लेकर, उसमें हिरणों के बारे में लिखता रहता। और जब भी ये निकलता लोग इसके ऊपर हंसते, क्योंकि पूरे न्यूबेरी पॉर्ट के अंदर एक भी हिरन नहीं था। यहाँ कोई ऐसी वाइल्ड लाइफ थी नहीं जिसके बारे में इसको लिखना था, लेकिन ये फिर भी पूरे दिन शहर के अंदर घूम घूम कर अपना पैसा वेस्ट करता सिर्फ हिरणों को ढूंढने के लिए। एंड इवेंचुअली उसको शाम होते होते एक भी हिरन नहीं दिखता। बट इस जॉब के अंदर टिमोथी को मजाक बिल्कुल भी नहीं लगा। वो पूरी डेडिकेशन के साथ इन्फॉर्मर ऑफ डियर एक्टिविटीज की जॉब करता रहा। डेली ये जाता एंड काफी महीनों तक इसने अपना डेली रूटीन फॉलो किया। एंड इवेंचुअली उसकी जो किताब थी जिसके बारे में उसको हिरणों के लिए लिखना था, वो पूरी तरीके से खाली थी। एंड फाइनली वो इस जॉब से इतना मन भर गया उसका कि वो इस जॉब का रेजिग्नेशन देने के लिए सरकारी एक ऑफिस में गया और कहा कि ये लीजिए मेरी लॉग बुक है जो मैंने फॉलो की है पूरे कुछ महीनों में, मैंने अपने जॉब को अच्छे तरीके से निभाया है, अब मैं इस जॉब से इस्तीफा देता हूं क्योंकि मुझे आप कोई बड़ा पद दीजिए अब, ताकि इस जॉब पर कोई मेरी जगह आकर अगला बंदा बैठ सके। एंड फॉर श्योर सरकारी अधिकारियों ने उसकी वो किताब लेकर अपने पास रख ली और कहा कि ठीक है, हम आपके लिए कोई जॉब होगी तो बताएंगे। एंड उसके जाने के बाद वो किताब ऐसे ही कूड़े के अंदर फेंक दी। इसके बाद अमेरिका के अंदर रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू हो चुका था। जो भी अमेरिका की कॉलोनीज थी उस टाइम पर ब्रिटेन की, एंड फाइनली उससे वो लोग आज़ादी चाह रहे थे। एंड इस आज़ादी को पाने के लिए ऑब्वियसली वॉर के अंदर बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। उस टाइम पर अमेरिकी सरकार दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उसको चला रही थी, एक अमेरिकी खुद गवर्नमेंट, नेटिव गवर्नमेंट वहाँ की, वो भी चला रही थी। एंड इस नेटिव गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें ब्रिटेन से लड़ने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए है, लेकिन हमारे पास पैसा है नहीं और कोई हमें उधार देगा नहीं, तो इसलिए हमें खुद के नोट छापने पड़ेंगे, ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे। बट आप सभी को पता होगा, या फिर जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन सभी को पता होगा कि कोई भी देश पैसा सिर्फ तब छाप पाता है जब उसके जितना जितना वो पैसा छापना चाह रहा है उसके बैक में उतना गोल्ड या सिल्वर उसके स्टोरेज में, उसके खजाने में मौजूद हो, उतना ही पैसा वो छाप सकता है। अगर उससे ज़्यादा छाप दिया तो इकोनॉमी कोलैप्स होने का भी डर है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिम्बाब्वे का, आप इसको जाकर जरूर देखिएगा। वहाँ एक ब्रेड लेकर जाने के लिए भी इतनी इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो गई थी कि एक ब्रेड का पैकेट लेकर जाने के लिए लोग कट्टा भर के नोटों का लेकर जा रहे थे, लेकिन उनको ब्रेड का पैकेट नहीं मिल रहा था एक।
ऐसा होता है अगर ज़्यादा नोट छाप दे तो। सो वहाँ अमेरिका की सरकार उस टाइम पर ये फील कर रही थी कि हमें पैसा चाहिए है ताकि हम वॉर लड़ सकें, लेकिन हमारे पास गोल्ड और सिल्वर तो है नहीं, हमें दूसरे नोट छापने पड़ेंगे और इस नोट का नाम हम रखेंगे कॉन्टिनेंटल डॉलर। ये कोई गोल्ड और सिल्वर के बेस के ऊपर नहीं छपेगा, बल्कि ये एक विश्वास के ऊपर छपेगा कि अगर अमेरिका इस रिवॉल्यूशनरी वॉर को जीत जाता है और आज़ाद हो जाता है ब्रिटेन से, तो ये कॉन्टिनेंटल डॉलर सरकार वापस ले लेगी और इसके बदले जो उस टाइम पर इस कॉन्टिनेंटल डॉलर की वैल्यू होगी उतना पैसा आसपास के जितने भी लोगों ने इसको खरीदा, इस कॉन्टिनेंटल डॉलर को खरीदा है, उनको देगी। एंड ये सब कुछ सोचकर सरकार ने बहुत मोटे कॉन्टिनेंटल डॉलर छाप दिए एंड इवेंचुअली लोगों के अंदर भी बांट दिए। लेकिन जैसे ही रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू हुआ, धीरे धीरे उस कॉन्टिनेंटल डॉलर की वैल्यू लिटरली जीरो के आसपास पहुंच चुकी थी। लोग उसको फ्री में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एंड तब जितने भी ये टिमोथी जैसे और अमीर अमीर लोग थे ना, इन्होंने सोचा कि कुछ भी ना हो, अगर ये कुछ काम भी ना आए तो भी हम इनको सजा कर तो रख सकते हैं, दिखाने के लिए तो है ना कि हमारे पास देखो इतना पैसा है। तब ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए टिमोथी के जैसे, जिन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा जिनके पास ये कॉन्टिनेंटल डॉलर थे और कहा कि ठीक है, तुमको जितने में हमको देकर जाने हो ना, ये दे जाओ, जो रेट मार्केट में मिलता है उससे $1-2 हम तुमको फालतू दे देंगे, तुम हमें दे जाओ ये। तो बहुत मोटा पैसा उन अमीर लोगों ने खरीदा। एंड जब टिमोथी ने देखा कि ये लोग तो ये कॉन्टिनेंटल डॉलर खरीद रहे हैं उसके जैसे, तो उसको भी खरीदना चाहिए, वो कैसे पीछे रहेगा, जो अमीर काम कर रहे हैं वो भी तो यही करेगा। बट टिमोथी ने ये तो देख लिया था कि लोग ये सारा पैसा खरीद रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कितना खरीदना है। लिटरली इस टिमोथी ने अपनी बीवी से जितना भी उसका पैसा था ना, वो सारा निकाल दिया इन कॉन्टिनेंटल डॉलर्स को खरीदने के लिए। उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा परेशान। एंड जब ये न्यूज़ आसपास के इलाके में फैली कि इस टिमोथी ने लिटरली हक दिया है, इसको कोई पता ही नहीं था, इसको कोई आइडिया नहीं था कि कितना नोट खरीदने हैं, क्या इनकी वैल्यू होने वाली आने वाले टाइम में। सबको पता है कि अमेरिका ये वॉर जीत नहीं पाएगा, इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये टिमोथी तो डूब गया, साथ में इसने अपनी जो रिच पत्नी थी उसको भी डुबा दिया। जिसको भी पता चलता रहा कि टिमोथी ने ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है, सब लोग वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होते जा रहे थे, क्योंकि वो सभी लोग इस टिमोथी से परेशान थे। वो सभी लोग इसको नीचा गिरता हुआ देखना चाह रहे थे, क्योंकि इसके पास सिर्फ पैसा था, इसके पास वो स्टैंडर्ड नहीं था। इसलिए सभी लोग इसे जलते थे या फिर इसको अपने लेवल का नहीं मानते थे। सो सभी ने कहा कि चलो यहाँ तो ठीक हुआ, अब ये दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल डॉलर्स की वैल्यू कभी भी आगे नहीं जाने वाली अब। पर टाइम बीतने के साथ साथ धीरे धीरे अमेरिका उस रेवोल्यूशनरी वॉर को जीत गया। एंड जो पैसा इस टिमोथी ने खरीदा था कॉन्टिनेंटल डॉलर्स, वो अब लिटरली उसकी इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 150 गुना हो चुका था। इतना पैसा उन कॉन्टिनेंटल डॉलर्स के बदले टिमोथी को वापस मिला। लिटरली टिमोथी उस टाइम पर अमेरिका के सबसे, इस इलाके के नहीं कह रहा मैं, पूरे अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक उसका नाम शामिल हो चुका था। सो जो लोग इसके ऊपर हंस रहे थे, इतना पैसा जब टिमोथी के पास आया, वो सभी देखकर बहुत ज़्यादा जलने भी लगे कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतना लक किसी का कैसे काम कर सकता है। बट अब दूसरी साइड टिमोथी, वो खुद बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतना पैसा तो उसने कमा लिया, लेकिन वो भी इस पैसे का करे क्या। उसने आसपास न्यूबेरी पोर्ट के बहुत बड़ी अलग अलग जगहों पर ज़मीनें खरीदी, अलग अलग जगह उसने इन्वेस्टमेंट करी रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन फिर भी अभी उसके पास बहुत सारा पैसा बढ़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि आगे वो इन पैसों का क्या करेगा। तब उसने कहा, एक कारीगर को उसने बुलाया जो लकड़ी का काम किया करता था। उस कारीगर को अपने पास बुलाकर कहा कि ये जो हमारा विला है ना जिसमें हम रहते हैं, इसके बाहर गार्डन के अंदर 40 अलग अलग जो भी फेमस आदमी रहे हैं ना अमेरिका के, जिन्होंने अमेरिका के लिए कुछ किया है, उन 40 आदमियों के स्टैचू बना दो बड़े बड़े, मेरे गार्डन के अंदर मुझे दिखने चाहिए उन 40 आदमियों के नाम। साथ में उसने ये भी कहा कि एक स्टैचू मेरा भी होना चाहिए, मतलब कि 39 स्टैचू अलग अलग लोगों के और एक स्टैचू मेरा। एंड इनफैक्ट उस कारीगर ने 40 के 40 स्टैचू कुछ महीने लगाकर बड़े बड़े स्टैचू यहाँ खड़े कर दिए। और अब बारी थी इनके नीचे नामकरण लिखने की और इनके नीचे इनके पंचलाइन लिखने की, किसने क्या किया था। तब इसने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया अपने स्टैचू के ऊपर और उसमें नीचे लिखवाया कि इसके ऊपर लिखो, फर्स्ट इन द ईस्ट, फर्स्ट इन द वेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इमेजिन करके देखिए ये अपने आप को क्या समझ रहा था। इसके अलावा उस कारीगर ने थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के अंदर एक बहुत ही महान व्यक्ति रहा है अमेरिका के लिए, आज भी लोग उसको याद करते हैं थॉमस जेफरसन को, उसके नीचे उसने लिखा हुआ था द ऑथर ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। बट ये चीज देखकर टिमोथी बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि इस कारीगर ने थॉमस जेफरसन की स्टैचू के नीचे ये डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों लिखा हुआ है। इसके नीचे तो उसको लिखना था द डेक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसने बात कारीगर को कही तो कारीगर उसके मुंह की तरफ देखने लगा कि जनाब आप ये क्या बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस मिली है, उसकी डेक्लेरेशन इसी ने लिखी थी उस टाइम पर, तो यही इसके नीचे लिखा जाएगा। बट टिमोथी ने कहा कि नहीं, इसके नीचे लिखो द डेक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो कारीगर लिखने के लिए तैयार नहीं। तब ये टिमोथी अपने विला के अंदर गया
और अंदर से अपनी राइफल उठाकर लाया एंड बाहर लाकर सीधा उस कारीगर के पैरों के अंदर 2 शॉट्स फायर किए। वो कारीगर लिटरली अपने पैर पूरे खो चुका था, उसके पैर पूरे खुल गए एंड इवेंचुअली वो उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गया। वहीं उसने कारीगर ने अपने तड़पते हुए पैरों से अपनी खुद की शर्ट उतार कर आगे बांधी ताकि और ज़्यादा खून ना रिसे। एंड इमेजिन करके देखिएगा, इतनी बुरे हालातों में भी उसने टिमोथी के लिए काम किया, जो उसने कहा वो करता गया। ये काम करवाने के बाद वो आगे अगले स्टैचू पर गया जो कि था जॉर्ज वॉशिंगटन का। अब जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको। वो अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमियों में से एक रहे हैं। एंड इवेंचुअली इस कारीगर ने भी जॉर्ज वॉशिंगटन के स्टैचू के नीचे उसका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन लिखा हुआ था, बट टिमोथी को पसंद नहीं आया। उसने उसका पेंट ब्रश उठाया और सीधा जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम के आगे वो पेंट कर दिया और कहा कि यहाँ लिखो सिर्फ PITT, पिट। अब ये कारीगर वापस उसकी तरफ देख रहा है कि जनाब ऐसा क्यों, इसका नाम तो जॉर्ज वॉशिंगटन ही है। बट एक्चुअल में इस टिमोथी को स्कूल में जब ये दूसरी क्लास में पढ़ रहा था ना, उस टाइम पर स्कूल के बच्चे होते हैं ना जो मजाक कर रहे होते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम इजीली याद करना, तो उसको पिट 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 बोलने लग जाते हैं वो। तो इसको वही नाम याद था। इसको ऐसा लग रहा था कि ये जॉर्ज वॉशिंगटन नकली नाम है, इसका असली नाम ही पिट है, इसलिए उसने कारीगर को बोलकर उसके ऊपर पिट लिखवा दिया। खैर ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स से अलग अलग स्टैचू के अंदर जो कि इसने बकवास लिटरली लिखवाई थी उन स्टैचूज के ऊपर। और इवेंचुअली उस कारीगर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और बाद में कुछ टाइम बाद उसके पैरों के अंदर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उस कारीगर की मौत भी हो गई। लेकिन इस टिमोथी को कोई सज़ा नहीं मिली, इसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मुझे आपको आगे कुछ बताना है। जब ये सारा कुछ हो गया तो आसपास के लोग ये खड़े देख रहे थे कि यार ये इतना पैसा तो आ गया इसके पास, लेकिन क्लास नहीं आई। वही बात है ना, गरीब अपनी हरकतों से गरीब हो। इसलिए उन सभी अमीर आदमियों में से 3 अमीर आदमी आपस में उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और कहा कि आखिर इस टिमोथी का करे तो करे क्या। उनको पता था कि ये टिमोथी कहीं भी पैसा लगा देता है, कहीं भी इसको ये तो इसका बस लक काम कर रहा है, वरना इसके पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए हम इसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स देते हैं और अगर ये हमारे कहने से कहीं गलत जगह पैसा लगा देगा तो इसका पैसा डूब जाएगा और इसको नुकसान होगा और ये बैंकरप्ट हो जाएगा। प्लान बहुत बढ़िया था, इसलिए तीनों वो बिजनेसमैन इकट्ठे होकर टिमोथी के पास मिलने के लिए गए एंड उसको कहा कि तुम्हें अपना बहुत मोटा पैसा वार्मिंग पैन्स के ऊपर लगाना चाहिए। वार्मिंग पैन्स ये होते हैं ना, फ्राइंग पैन जो हम घर में यूज़ करते हैं, इनको खरीदना चाहिए तुम्हें। तब टिमोथी ने कहा कि ठीक है मैं ले लूँगा, लेकिन इनका करूँगा क्या। तब इन तीनों बिजनेसमैन ने कहा कि तुम्हें ये सारे फ्राइंग पैन खरीद कर कैरेबियन देशों के अंदर भेजने चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। असल में उस टाइम पर फ्राइंग पैन, आज तो चलो हम इसमें खाना बनाते हैं, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर इन फ्राइंग पैन्स का यूज़ ही सिर्फ इसलिए होता था कि इसके अंदर कोयले वगैरह डालकर उनको सिलगा देते थे और रात में अपने बेड के नीचे रखते थे। उस टाइम पर बेड भी लोहे के हुआ करते थे, आजकल तो ये लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के बनने लगे हैं ना। उस टाइम पर लोहे के बेड होते थे और उनके नीचे खिसका कर ताकि वो रात के ठंड के टाइम पर पूरे कमरे के साथ साथ इस बेड को भी गर्म रख सकें। ऑब्वियसली ये ठंडे माहौल में तो बहुत ज़्यादा कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इन तीनों लोगों ने कहा था कि तुमको ये खरीद कर बहुत सारे फ्राइंग पैन इनको कैरेबियन देशों के अंदर भेजना चाहिए। अब आपको पता हो शायद, या फिर अगर आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि कैरेबियन देश ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के देश हैं, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लिटरली इतनी गर्मी जितनी यहाँ अपने गर्मियों में होती है ना, वहाँ पर ऑल सीजन ऐसा ही कुछ चलता है। वहाँ ठंड लगभग ना के बराबर ही होती है। अब आप सोच कर देखिए कि लोग जब वहाँ पर इन फ्राइंग पैन्स को देखेंगे, इसने खरीद तो लिए उसके उनके कहने पर, जब वो उनको देखेंगे तो उनके किसी काम के ही नहीं है वो, क्योंकि वहां तो ठंड पड़ती ही नहीं। टिमोथी ने इस इन्वेस्टमेंट टिप्स को माना और सीधा बैंक से पैसे निकलवा कर 2 बड़े बड़े जहाज जिसके अंदर 40,000 ऐसे फ्राइंग पैन मौजूद थे, वो 2 जहाज खरीद लिए और इनको सीधा कैरेबियन देशों के लिए भेज दिया ताकि वहां पर इनको लोग खरीद सकें। एंड जब ये फ्राइंग पैन कैरेबियन देशों में पहुंचे तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर ये बीमारी क्या है, इसका करना क्या है। बट इवेंचुअली उन लोगों ने इस फ्राइंग पैन के अंदर खाना बनाना ज़्यादा ईजी समझा, क्योंकि उस टाइम पर रिमेंबर फ्राइंग पैन का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग ऐसे ही बड़े बड़े कटोरों में खाना बनाते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसी कुछ अजीब सी भसड़ आई थी। सो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए उन लोगों ने इवेंचुअली सारे फ्राइंग पैन बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पर खरीद लिए। और इस डील से भी टिमोथी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। टिमोथी के पास बहुत मोटा पैसा अगेन आ चुका था एंड टिमोथी अपना बहुत ही हंसता खिलता चेहरा लेकर उन तीनों बिजनेसमैन के पास गया और कहा कि अरे यार तुमने तो बहुत मौज कर दी, मेरी मज़ा आ गया, तुमने जो टिप्स दी थी वो बहुत ही कारगर रही। वहाँ जाकर मैंने 40,000 फ्राइंग पैन बेच दिए मेरे लोगों ने वहाँ पर एंड मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। जब ये बात उन तीनों ने सुनी उनका मुंह लटक गया है यार कि हम तो इसका नुकसान करना चाह रहे थे एंड इवेंचुअली हमने इसका फायदा करवा दिया। ना चाहते हुए भी उनका प्लान बैकफायर कर गया। इसलिए उन्होंने मन ही मन में सोचा कि अब हमें इसको ऐसी कुछ टिप देंगे जो
पक्का पक्का काम करेगी और इसको बैंकरप्ट कर देगी। तब ये तीनों बिजनेसमैन दोबारा से टाइम निकालकर टिमोथी के पास गए इसको एक और नई बिजनेस टिप देने के लिए और कहा कि टिमोथी तुम्हें ना कोयला खरीदना चाहिए, बहुत सारा कोयला खरीद कर एक काम करो, न्यू कासल इंग्लैंड में भेज दो, वहां कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसी बात टिमोथी ने सुनी, टिमोथी ने अपना वापस बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया एंड इवेंचुअली 3 बड़े बड़े जहाज, जो आज के टाइम के कार्गो जहाज है ना, इतने बड़े बड़े जहाज कोयले के भरवा दिए ताकि वो उनको न्यू कासल इंग्लैंड में भेज सके, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि न्यू कासल इंग्लैंड पूरी दुनिया की कोयले की खपत पूरी कर सकता है, इतना कोयला वहां पर मौजूद है। उसको पूरी दुनिया का कोयले का हब भी माना जाता था। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि आप एक आम लेकर, यार आम अच्छे तो होते हैं, देखो वैसे मजा तो आता है खा के, आप एक आम लेकर आप उसको मंडी में लेकर जा रहे हो, आम की मंडी में जहां हर तरफ आम ही आम है, और आप जाकर कह रहे हो व्यापारियों से कि लो मेरा आम ले लो, मेरा आम ले लो। वो पहले पीछे भर भर कर बैठे हैं, ढेर लगा कर बैठे हैं। एंड जब ये 3 जहाज कोयला भरकर न्यू कासल इंग्लैंड पहुंचे, तब क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि इस जहाज के पहुंचने से सिर्फ 2 दिन पहले न्यू कासल इंग्लैंड में सभी खदानों के अंदर कोयले की मजदूर सभी हड़ताल के ऊपर जा चुके थे। वहां सारी खदानें उस टाइम पर बंद पड़ी थी एंड कोयले के लिए लिटरली मारामारी हो रही थी। एंड जैसे ये 3 जहाज कोयले के भरकर पहुंचे, वहां मौजूद बड़े बड़े व्यापारियों ने अच्छा खासा मुनाफा देखकर इस कोयले को खरीद लिया एंड बहुत मोटा मुनाफा एक बार फिर से टिमोथी डिक्स्टर को हुआ। एंड टिमोथी को जब ये पता चला तो टिमोथी बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार कमाल है, मेरा एक और बिजनेस अच्छा सक्सेसफुल हुआ, एक और डील बन गई मेरी। वो तुरंत भागता हुआ वापस इन तीनों बिजनेसमैन के पास गया और कहा कि यार थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, तुमने मेरा इतना बड़ा मुनाफा करा दिया, अगर आगे भी कोई बिजनेस टिप हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब ये बात तीनों ने सुनी तो वो वापस अपना माथा पकड़कर बैठ चुके थे कि यार ये क्या बवाल कर दिया हमने, हमें तो इसको नुकसान पहुंचाना था और हम इसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन ये पैसा तो कमा रहा है। इन तीनों बिजनेसमैन ने एक बार फिर से अपनी मीटिंग बुलाई ये सोचने के लिए कि अब हम इसको ऐसा क्या करें कि जिससे ये पूरा बर्बाद हो जाए, आखिर हम ऐसा कर क्या सकते हैं, क्या इससे करवा सकते हैं। तब इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको वेल बोन, ये जो वेल बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं ना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो स्तनधारी होती है वेल होती हैं, वो एक्चुअली में जो समुद्र के अंदर रहती हैं, और उस टाइम से लेकर आज तक भी वेल बोन, इनकी जो हड्डियां होती हैं ना, मरी हुई वेल्स की हड्डियां लोग कलेक्ट करते हैं। तो इन तीनों बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना हम इस टिमोथी को पूरी दुनिया की जितने भी वेल बोन्स है ना, जितना भी इसके पास पैसा है, ये उन सारे पैसों से वेल बोन्स खरीद ले। बस इसको कहेंगे जाकर कि तुम सारी वेल बोन्स खरीद लो और बस अपने घर में संभाल कर रखो, कभी ना कभी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तुमको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। ये तीनों अपनी एडवाइस लेकर टिमोथी के पास गए। टिमोथी ने पहले तो सुना और कहा कि ठीक है मैं इनका करूंगा क्या, आगे फिर करना क्या, किसको बेचना है। तब इन तीनों ने कहा कि बस अपने पास संभाल कर रखो, तुम्हारे पास लोग अपने आप आएंगे, इसका बहुत मोटा मुनाफा मिलेगा तुम्हें। टिमोथी ने कहा ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है, तुमने आज तक कभी मुझे गलत एडवाइस नहीं दी, मैं आज भी तुम्हारी एडवाइस मानूंगा। एंड टिमोथी ने अगेन अपना बहुत मोटा पैसा लगाकर बाजार से जितनी भी अवेलेबल वेल बॉन थी उस टाइम पर कलेक्ट कर ली। हजारों टन, लिटरली हजारों टन वेल की हड्डियां टूटी हुई जैसी भी उसको मिली, उसने सारी इकट्ठी करके अपना जो विला था उसका, उस विला की बेसमेंट के अंदर भरवा दी। एंड जैसे ही उसने भरवाई, उस टाइम पर पूरे फ्रांस के अंदर नया नया मेल फैशन चला था कॉर्सेट्स पहनने का। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉर्सेट्स वेल बॉन से ही बनाए जाते हैं। एंड एकदम से पूरे फ्रांस के अंदर वेल बॉन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जहां अमेरिका में दिन प्रतिदिन वेल बॉन्स के रेट गिरते जा रहे थे, वहीं फ्रांस में ऐसे ऊपर बढ़ रहे थे। एंड इवेंचुअली पूरे अमेरिका वालों को भी पता लग गया कि वेल बॉन्स की वहां पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, इसलिए वहां पर भेजो। टिमोथी को भी पता चला एंड टिमोथी ने सारी वेल बॉन्स वहां भेज दी एंड अगेन बहुत मोटा पैसा कमाया। जब ये डील उसकी सक्सेसफुल हुई तो वापस वो अपने तीनों बिजनेसमैन दोस्तों के पास गया, सो गोल्ड दोस्त उसके पास जाकर बोलने लगा कि यार देखो तुम मेरे लिए भगवान जैसे हो, तुम मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चलवा रहे हो, मैं तुम्हारी अगली एडवाइस की वेट करूंगा, जल्दी से जल्दी कुछ सोचकर मेरे पास आना। इवेंचुअली टिमोथी जब इन तीनों के अगले एडवाइस आने की वेट कर रहा था, तब उसको खुद को एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार देख मैंने 3 बड़ी बड़ी डील्स करी हैं और उसमें मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ, तो मैं खुद भी छोटी मोटी डील्स तो कुछ ना कुछ कर ही सकता हूँ। तब उसने आसपास पूरे न्यूबेरी पॉट के अंदर जितनी भी आवारा बिल्लियाँ थी, जो स्ट्रे कैट्स जिनको कहते हैं, वो बिल्लियां थी, उन सभी बिल्लियों के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया हुआ था कि इनको पकड़कर इनकी जान लेनी है, क्योंकि उनकी तादाद उस टाइम पर पूरे न्यूबेरी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इनकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोग यहाँ रहने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। सो इस टिमोथी ने सरकार के सामने लेटर लिखवाया, इसको खुद तो लिखना नहीं आता था, इसने किसी से लिखवाया कि वो इन सारी बिल्लियों को खरीदना चाहता है। एंड सरकार तो इनको मारना ही चाह रही थी, इसलिए सरकार को थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, उसने सारी बिल्लियाँ, लिटरली सारी बिल्लियाँ खरीद ली। एंड 2 बड़े बड़े जहाज अगेन
अगेन इन बिल्लियों के भरकर कैरेबियन देशों के अंदर भिजवा दिए। एंड इवेंचुअली जैसे वो जहाज़ वहाँ पहुँचे सारी बिल्लियाँ बिक गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कैरेबियन देश एक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो थे चूहे की समस्या। वहाँ पर बिल्लियाँ नहीं थी, चूहे बहुत ज़्यादा थे एंड लोग इससे इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि बिल्लियों को इम्पोर्ट कर रहे थे। एंड ये बिल्लियाँ इतनी सारी जब वहाँ पहुँची और बहुत सस्ते में मिल रही थी, सभी ने खरीद ली और इवेंचुअली अगेन इस टिमोथी को बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ। जब इतनी सारी विनिंग्स किसी को मिलती है ना, तब उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, चाहे वो लकीली मिली हो, चाहे वो मेहनत से मिली हो। देखो कॉन्फिडेंस आना तो बनता है। यहाँ टिमोथी के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता कोई बिजनेसमैन। उसकी लेगेसी को भी बरकरार रखने के लिए, उसका नाम बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? ये वो सोच सोचकर परेशान रहने लगा। एंड इवेंचुअली एक दिन उसने पूरे शहर के अंदर एक खबर छपवा दी कि टिमोथी डेक्स्टर मर गया। जब ये खबर पूरे लोगों ने सुनी आसपास के, तो सभी लोग उसके घर पर आ चुके थे। उसने एक अपने गार्डन के अंदर बाहर एक ताबूत भी रखवाया, खाली ताबूत जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। एंड वो खुद दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि लोग उसके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड जब उसकी पत्नी को पता चला कि टिमोथी डेक्स्टर मर चुका है, वो भी उस फ्यूनरल के अंदर आई, उस अंतिम संस्कार के अंदर, नकली अंतिम संस्कार में। एंड दूर खड़ा टिमोथी देख रहा है, लेकिन उसको बहुत अजीब लगा कि उसकी पत्नी ये जो आई है ये बहुत ही कैजुअल वे में चलती हुई है। ये इसको बिल्कुल भी दुख नहीं लग रहा कि उसका पति मर चुका है। ये इस बात से इतना गुस्सा हुआ, इसके हाथ में डंडी थी जिसको पकड़कर ये खड़ा था। एंड ये उसी डंडी को लेकर तुरंत अपनी पत्नी के पास भागा। एंड पूरी भीड़ के सामने सोच कर देखिए आप, वहां सभी लोग, जाने माने हस्ती लोग खड़े थे वहां पर, उन सभी के सामने अपनी पत्नी को पीटने लग गया। बेशक उसने अपनी पत्नी की जान नहीं ली, लेकिन उसके माइंड में एक बहुत ही खुराफात प्लान था। अब क्योंकि बहुत मोटा पैसा था इसके पास एंड इसके पूरी शहर के अंदर एक इमेज भी बन चुकी थी कि जो भी डील करता है बहुत मोटा पैसा कमाता है। लोग इसकी बात मानने भी लगे थे, इसको फॉलो करने लगे थे। एंड इसने अपनी पत्नी से गुस्सा होकर अपनी पत्नी की ही खबर फैला दी कि उसकी पत्नी मर चुकी है। एलिजाबेथ फ्रोथिंगम इज नाउ डेड। जब लोगों ने बात सुनी कि एलिजाबेथ मर गई, इसकी पत्नी, सभी लोग इसके घर पर आए दुख मनाने के लिए। इसने अपनी पत्नी को उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया और सभी का दुख सुनने लगा कि हाँ 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 मर गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इसने अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और वो बाहर घूमने के लिए गई, तो लोग उसको देखकर सीधा भागकर आ रहे थे टिमोथी के पास कि हमने तुम्हारी पत्नी को देखा है, बाहर देखा है, वो वहां घूम रही थी। सभी को इसने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, वो उसका भूत है। इमेजिन करके देखिए आप। जैसे ही लोगों ने बात सुनी, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन चुका था, लोग इसकी बात मान रहे थे, इसको फॉलो कर रहे थे, तो सभी ने ये मानना शुरू कर दिया कि टिमोथी की पत्नी एक्चुअल में एक घोस्ट है। एंड इसी वजह से एलिजाबेथ से बात करने के लिए कोई नहीं तैयार था। सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखने लगे, कोई उसके पास नहीं आता, कोई उसके घर नहीं जाता। एलिजाबेथ को बहुत अकेलापन फील होने लगा कि यार उसके पति ने उसके साथ क्या कर दिया। इसी ने तो उसको खड़ा किया था एंड यही उसकी आज जान का दुश्मन बना बैठा है। खैर इसके बाद इस टिमोथी डेक्स्टर ने खुद के लिए किताब भी लिखी। जी हाँ, इसने खुद के लिए किताब लिखी जिसका नाम लिखा पिकल फॉर द नोइंग वंस। आपको लग रहा होगा कि किताब लिख दी एक सेकंड फेल ने, नहीं, ये किताब सिर्फ 24 पेजेस की किताब थी। एंड इसके अंदर उसने लिटरली ऐसी तैसी करी थी व्याकरण की, ग्रामर की, कि लोग उसको खरीदते ही सिर्फ इसलिए थे ताकि वो थोड़ा हंस सकें। जी हाँ, जैसे इसने किताब पब्लिश करी, इवेंचुअली सारी कॉपीज इसकी बिक गई, बहुत ज़्यादा उस टाइम पर पॉपुलर हुई, उसकी ये डील भी कामयाब थी, सारी कॉपीज बिक गई और लोग सिर्फ इसको खरीद इसीलिए रहे थे ताकि वो इसको पढ़कर थोड़ा सा हंस सकें। एंड टिमोथी अपनी इस बुक की इतनी पॉपुलैरिटी को अपनी कामयाबी मान रहा था कि देखो मेरी सारी बुक बिक गई, लोग इसके पीछे इतने पागल हो रखे हैं कि उसने सेकंड एडिशन भी निकाला। इस किताब के सेकंड एडिशन के अंदर पहले 24 पेज तो बिल्कुल सेम थे, उसने बस लास्ट में एक और 25वां पेज ऐड किया और उस 25वें पेज में 13 लाइंस लिखी, और वो भी 13 लाइंस में से 12 लाइंस तो कोई समझ में आने वाली नहीं थी, उनकी ग्रामर ही ऐसी लिखी गई थी। लिटरली ये पूरी किताब के अंदर टिमोथी ग्रामर के पीछे तो लठ लेकर पड़ा हुआ था। एंड दूसरा, जो 13th लाइन लिखी थी उसने, उस लाइन के अंदर बस उसका हिंदी में मतलब यही था कि जहाँ मर्जी आपको मन करे ना, इस किताब को फाड़ कर फेंक देना। ये लाइन उसकी इतनी वियर्ड लगी सबको कि हाँ, सब ने उसकी किताब को फाड़ फाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली ये भी सेकंड एडिशन उसका इसलिए हिट हुआ क्योंकि जैसे लोग फाड़ कर फेंक रहे थे, बाकी लोग जिन्होंने नहीं पढ़ी वो किताब, उनके मन में वो जिज्ञासा सी हो रही थी कि ऐसा क्या है, लोग इसको फाड़ने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसकी सेकेंड एडिशन को भी जाकर खरीदा एंड ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। तब आया सन 1806 का, एंड फाइनली 1806 के अंदर लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर फाइनली इस दुनिया से असली में जा चुका था। अब की बार ये कोई नाटक नहीं था, उसकी मौत हो चुकी थी। आप मुझे बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। देखो आज वाली स्टोरी ना मेरी फनीएस्ट स्टोरी में से एक है एंड ये स्टोरी मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें कोई क्राइम नहीं, क्राइम तो था, देखो उसमें वो बेचारा कारीगर मारा गया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, सब लोग हंस लिए उसमें।
वो मारा तो गया, हमें भी उस चीज़ का दुख है, और दूसरा इसको सज़ा भी नहीं मिली इसकी, क्योंकि इसने पैसा बहुत मोटा फेंक दिया था उस टाइम पर करप्शन में, इसलिए उसको सज़ा नहीं मिली। लेकिन इवेंचुअली इससे हमें क्या सीखने को मिला, आप मुझे बताइए कि आपको इससे क्या सीखने को मिला। मेरे हिसाब से यहाँ दो कहावतें सच बैठती हैं। पहली, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और दूसरी, काम ना करे लाख वहाँ कर दे राख। मतलब कि जहाँ आपके लाख रुपए भी काम नहीं आएंगे ना, वहाँ एक राख की चुटकी भी काम आ सकती है। क्या पता वो राख की चुटकी आपका काम बना दे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी, लिटरली दिखी। एंड आप मुझे बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। एंड अब आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली हैं। एब्सोल्युटली मैं सीरीज़ पकड़ूंगा। बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं जो मेरे आसपास घूम रहे हैं, मैं उनको पकड़ पकड़ कर आपके सामने पेश करूंगा। सो आप जो भी सज़ा देना चाहें उनको दे दीजिएगा। एंड दूसरी सज़ा तो देखो, इस लाइक बटन को भी देनी बनती है, आपने अभी तक क्यों नहीं दी। एंड अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल मिस्टीरियस वर्ल्ड का। लव यू ब्रो, बहुत दिनों से आपकी हॉरर स्टोरीज की वेट कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि आपकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकूं, पर आई एम रियली योर बिग फैन। ब्रदर, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मेरी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, मैंने तो ऐसी कहीं भी कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं डाल रखी, ना ही मैं ऐसा कोई प्रीमियम कंटेंट डालता। मैं ये जो कंटेंट बनाता हूँ मेरी खुशी के लिए बनाता हूँ, मुझे पसंद है और मैं आप सबके सामने रखता हूँ। एंड एब्सोल्युटली टोटली फ्री है। आपको यहाँ देखने के कोई भी ₹1 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, एक पैसा भी। आप बस देखिए, आप अपने प्यार में आप मुझे एक बस लाइक दे सकते हैं, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप कौन से प्रीमियम की बात कर रहे हैं ब्रदर? क्या आपसे किसी ने कोई पैसे वैसे मांगे हैं इस कंटेंट को देखने के लिए? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे जरूर डिस्कस करें। बट अगर आपसे कोई मेरे नाम पर पैसे मांग रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मेरा कोई प्रीमियम कंटेंट नहीं है, मैं किसी साइट के ऊपर कोई कुछ भी अपलोड नहीं करता, ना ही इंस्टाग्राम पर भी जो देता हूँ वो बिल्कुल फ्री है, एंड यहाँ भी जो देता हूँ वो बिल्कुल फ्री है। मेरा कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है। आज का हमारा दूसरा सवाल सनी सिंह राजपूत का। एवरी वीडियो फ्रॉम मिस्टीरियस दुनिया मेक्स मी क्वेश्चन रियलिटी। Keep covering these disturbing cases. Fantastic research. The way you explain the backstory is better than any documentary. Salute to your hard work and behind the scenes. The atmosphere in the video is insane. Been following you for a very long time. The quality keeps getting better. Much love from dedicated viewer. And love you bhai. Love you too brother. लास्ट कमेंट हिंदी में करा था, आपने इग्नोर कर दिया। इस बार इंग्लिश में ट्राई किया है, प्लीज़ चूज़ कर लो, नहीं तो दूसरे लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे। मैंने चूज़ कर लिया ब्रदर, सॉरी मैं पिछली बार नहीं चूज़ कर पाया। तो प्लीज़ चूज़ दिस क्वेश्चन। एंड बोलूँगा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ सनी भाई। एंड आप कैसे हैं? एंड आप सभी कैसे हैं? एक्चुअली अपने बारे में, हाल चाल अपने बारे में जरूर मुझे लिखकर बताया करो यार, मुझे अच्छा लगता है आपके बारे में जानना। आज का हमारा तीसरा सवाल सोनी B21 का। सर, आपकी वीडियोस 6 साल से कंटिन्यू देखती आ रही हूँ, मुझे आपकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल बहुत पसंद है। गॉड ब्लेस यू सर। सर, मेरा सवाल यही है कि आप कोई रियलिटी शो में जाएंगे, और हाँ तो किस में? नो, नेवर, एब्सोल्युटली नेवर। मुझे कोई रियलिटी शो पसंद नहीं है। मैं इन टीवी और इन बॉलीवुड के भांडों से थोड़ा दूर रहता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना थोड़ा पसंद है। अगर हाँ मुझे केसेस देखना पसंद है जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड हों, सो मैं उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करता हूँ। लेकिन ये शो, वो बॉस बास, बिग बॉस जो भी है, मुझे एब्सोल्युटली दूर, इतना दूर कि मुझे इनकी स्मेल भी ना आए। बहुत दूर रहता हूँ मैं इन सब चीज़ों से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने में ठीक हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब शोज़ वगैरह की। आज का हमारा चौथा सवाल अपूर्वा के का। हेलो जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं और हर बार न्यू वीडियो का वेट करती हूँ। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगते हो। आप जो भी रिएक्ट करते हो, बोलते समय, मुझे ऐसा लगता है सच में आप वो फील कर रहे हो। मैं आपकी वीडियोस कुकिंग या फिर दूसरे काम करते हुए, वॉकिंग पे जाते जाते देखती हूँ। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे वीडियोस बनाने की वजह से या फिर ऐसे कंटेंट में ज़्यादा समय रहने की वजह से खुद कभी डिस्टर्ब फील करते हो? मुझे बहुत कुछ तारीफ़ें लिखनी है लेकिन मैसेज लंबा हो गया है तो पिक नहीं करोगे? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। लॉर्ड्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच अपूर्वा, आपने इतनी तारीफ़ करी। एंड वैसे मैं इस तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, मुझे पता है, बट आपने की है तो उसके लिए थैंक यू। बट नहीं, मुझे अब डिस्टर्बेंस फील नहीं होती। एक टाइम था जब मुझे कोई भी केस होना, उसको समझने में ही, उसको डाइजेस्ट करने में पहले हफ्ते हफ्ते लग जाते थे, एंड उसके बाद उसको लिखना तो और ज़्यादा रुला देने वाला होता था। बट नहीं, अब आदत हो चुकी है। अब मैं इनको घोट कर पी जाता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिटरली अब इन चीज़ों का इतना आदी हो चुका हूँ। इतने देख लिए, कितने तो मैंने, हज़ारों तो आपके सामने रख लिए, एंड उससे कहीं ज़्यादा माइंड में घूमते रहते हैं, तो अब उस चीज़ के लिए हैबिचुअल बन चुका है। दिल भी इतना पत्थर का बन चुका है कि आप हथौड़ा मारोगे तो टूटेगा नहीं। आज का हमारा पांचवा सवाल अंजू माझी का। हेलो विकी सर, आपके सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम कैसे चूज़ किया था, और Q&A का एक पूरा वीडियो कब आएगा जिसमें बहुत लोगों का सवाल जवाब हो?
थैंक यू सो मच अंजू। एंड ऐसा कोई वीडियो नहीं आने वाला। मैंने आपको बहुत सालों पहले कहा था कि मैं Q&A का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने बनाया नहीं, इसीलिए मैं उस गलती की सज़ा अब भुगतता आ रहा हूँ। आप सभी के सारे सवाल मुझे पिक करने थे, तब से लेकर आप लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी कि वीडियो क्यों नहीं बना रहा, वीडियो क्यों नहीं बना रहा Q&A वाली। बट फाइनली मैं अब इनको धीरे धीरे सारे सवाल कवर करूँगा। पिछले कुछ महीनों से तो मैं कर ही रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर 5 सवाल आते हैं, आगे भी आते रहेंगे जब तक सारे सवाल पूरे नहीं हो जाते। बट डेडिकेटेड वीडियो वो नहीं आने वाली। एंड दूसरा आपका सवाल था कि मैंने अपना चैनल का नाम चूज़ कैसे किया था। देखो, मेरे अंदर ना क्राइम एंड हॉरर तो पहले से ही है। मैं 10 साल पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। उस टाइम पर मुझे लगता था ये दुनिया ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी है। जब मैं इनके बारे में रिसर्च करता था ना, मैंने चैनल बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 10-11 साल से भी पहले की। उस टाइम पर जब मैं आर्टिकल्स पढ़ता था ना, तो सब मुझे चीज़ें मिस्टीरियस सी फील होती थी। उस टाइम पर मैं फैक्ट्स वगैरह के आर्टिकल भी पढ़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था, मिस्टीरियस सा लगता था। इसलिए मैंने इसका नाम ही मिस्टीरियस दुनिया रख दिया था। एंड तब से लेकर आज तक वही नाम है इसका। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ मुझे फॉलो करना हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर ऐसी स्टोरीज़ को रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ। एंड वहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज सबसे पहले देख सकें। ये बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शिबानी देव को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।